हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स देने वाला हूँ। टिप्स नहीं, थोड़ा सा फैक्ट बोलने वाला हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप कनाडा आ रहे हो और कनाडा आने के बाद ऑब्वियसली आपको एक गाड़ी लेना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर कमिंग हियर विथ योर फैमिली एंड स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग टू स्मॉलर सिटीज़ लाइक हैलिफैक्स। अगर आप टोरंटो में हो, वैंकूवर में हो, देन प्रॉब्ली यू डोंट नीड अ कार, यू कैन मैनेज by using public transport. But obviously in Halifax, public transport is not up to the mark. I have said the same thing in my several videos. So anyway, so if you are coming here and obviously you need to buy a car, तो कुछ terminology है, those terminology you should know before you visit any dealership or before buying any car, right? Because if you are visiting a dealership, you need to talk to them, right? You need to negotiate with them and you need to know about the car, right? तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इंडिया में हम लोग कुछ दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं और यहाँ पे दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एक गाड़ी लेने जाते हो तो हम लोग पहले पूछते हैं मोस्ट इन इंडिया स्पेशली हम लोग डीजल कार लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डीजल कार में क्या होता है कि डीजल का प्राइस भी कम होता है और माइलेज भी अच्छा होता है। मेरे पास भी डीजल कार था इंडिया में। तो लेकिन यहाँ पे जब भी आप पर्सनल कार लेने जाते हो तो वो डीजल कार नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे 99.99% पेट्रोल कार होता है जो पर्सनल या प्राइवेट कार जो होता है। डीजल कार भी होता है लेकिन बहुत 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 रेयर है। और यहाँ पे डीजल बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे डीजल का मेंटेनेंस भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसलिए यहाँ पे डीजल कार ओनली कमर्शियल व्हीकल्स जो है, जो बड़ा ट्रक चलाता है या ट्रांसपोर्ट कंपनी, दे ओनली यूज़ डीजल कार, नॉट डीजल कार, डीजल ट्रक। बेसिकली कार बहुत कम होता है डीजल में। इनफैक्ट जो लोग कैब ड्राइव करते हैं या जो लोग मान लो टैक्सी ड्राइव करता है, वो लोग भी पेट्रोल कार ही वो लोग ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल कार ही मिलेगा, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे पेट्रोल को पेट्रोल नहीं बोला जाता है, यहाँ पे गैसोलीन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप गाड़ी लेने जाओगे तो मैं पहली बार जब आया था तो मुझे जो बोला था कि बाई गैस गाड़ी यहाँ पे चलता है, तो मुझे लगा था कि इंडिया में भी है, राइट। वो गैस से वो गाड़ी चलता है, राइट। गैस मीन्स जो LPG हो गया, राइट। ऐसा जो गैस हो गया जो इंडिया में ऑटो रिक्शो जो होता है या दोस काइंड ऑफ व्हीकल्स, वो LPG गैस से चलता है, राइट। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे पेट्रोल ही है। पेट्रोल को गैसोलीन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज माइलेज। हम लोग जब भी कोई भी गाड़ी लेते हैं तो हम लोग माइलेज को लेके ज़्यादा कंसर्न होता है, राइट। कितना तेल पीती है गाड़ी कितना तेल पीती है, दैट इज़ one of the major factor before buying a car, right? Specifically in India में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप डीलरशिप को जाके पूछोगे कि माइलेज कितना देती है तो वो डीलरशिप वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइलेज मतलब माना जाता है कि जो गाड़ी का टोटल किलोमीटर से। तो यहाँ पे देखना आप माइलेज आपको इफ़ यू आस्क कितना माइलेज है इस गाड़ी का, तो अगर आप यूज्ड कार ले रहे हो तो वो उस गाड़ी का जो टोटल किलोमीटर से ऑटोमीटर रीड करके वो आपको माइलेज बोलेगा। तो यहाँ पे जो माइलेज का मतलब होता है टोटल किलोमीटर, गाड़ी कितनी चली है। और अपने इंडिया में माइलेज का मतलब होता है वो गाड़ी पर लीटर कितना तेल पीती है, राइट, पर किलोमीटर। तो पर लीटर कितना किलोमीटर हो जाती है इंडिया में, हम लोग ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पे माइलेज मतलब आपकी गाड़ी कितना चली है, ठीक है। थर्ड थिंग इज़, यहाँ पे आप जब भी गाड़ी लोगे तो यहाँ पे जो माइलेज जो होता है, अगेन माइलेज मतलब फ्यूल इकोनॉमी, राइट। यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि व्हाट इज़ द फ्यूल इकोनॉमी ऑन दैट कार। तो फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे लोग आपको बोलेगा मे बी 9 और 10, राइट, और मे बी 11 और 12, राइट, लाइक दैट। सो यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे होता है कि 100 किलोमीटर रन करने के लिए उस गाड़ी में कितना तेल चाहिए, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज माइलेज हियर। हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 1 लीटर पे गाड़ी कितना कितना चलेगा, राइट। 1 लीटर पे अगर आपकी गाड़ी 12 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चलती है, तो हम लोग बोलते हैं उसका माइलेज 10 या 12 है। लेकिन वही गाड़ी अगर यहाँ पे आता है, मान लो 1 लीटर पे अगर वो गाड़ी 12 किलोमीटर चलता है, तो 100 किलोमीटर चलने के लिए वो उस गाड़ी को कितना चाहिए, उसको गाड़ी को 8-8.5 लीटर तेल चाहिए, राइट, पेट्रोल चाहिए या गैस चाहिए। तो उसका माइलेज यहाँ पे होगा 8, ठीक है। 8 मतलब
100 किलोमीटर चलने के लिए 8 लीटर गैसोलीन इज रिक्वायर्ड. दैट इज व्हाट माइलेज इज बीइंग कैलकुलेटेड इन कनाडा और नॉर्थ अमेरिका. बट अपने इंडिया में, अपने देश में वो अलग है. वहाँ पे होता है कि 1 लीटर में गाड़ी कितना चलती है, दैट इज द माइलेज. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है. यहाँ पे बोलते हैं कि वो लीटर, राइट, कितना लीटर पर 100 किलोमीटर, दैट इज द माइलेज. यूएस में होता है माइल्स. यूएस में माइल्स का हिसाब चलता है, यहाँ पे किलोमीटर का हिसाब चलता है. तो माइल्स में मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं बस किलोमीटर ही बोल रहा हूँ. तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है कि पॉल्यूशन, राइट. हम लोग अपने इंडिया में जो भी गाड़ी लेते हैं हम लोग पॉल्यूशन टेस्ट करते हैं, नहीं तो पुलिस पकड़ लेता है, राइट. चाहे वो नया गाड़ी हो या पुराना गाड़ी हो. यहाँ पे ऐसा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हर 6 महीने में आपको पॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा. यहाँ पे मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन होता है हर 2 साल में, किसी किसी प्रोविंस में 1 साल में होता है. तो जब आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन होगा उस टाइम पे वो लोग सब कुछ चेक कर लेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो फिट है या नहीं है, रास्ते में चलने लायक है नहीं है. अगर नहीं है तो वो आपके गाड़ी को लाइक बोल देगा दैट इज नॉट फिट टू ड्राइव इन द रोड्स एंड यू कैन नॉट ड्राइव दैट व्हीकल अनटिल यू आर फिक्सिंग और वॉट एवर दे आर रिकमेंडिंग. दे विल रिकमेंड कि उस गाड़ी को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या फिक्स आपको करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा. वो करने के बाद फिर से आपका टेस्ट होगा एंड उसके बाद वो लोग आपको MVI देगा. MVI मीन्स मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो होता है. तो विदाउट MVI यू कैन नॉट ड्राइव अ व्हीकल हियर, राइट. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने में आप रैंडमली किसी भी जगह पे जाओगे और पॉल्यूशन चेक करोगे. यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है. तो नेक्स्ट इज़ यहाँ पे अगर आप गाड़ी लेते हो किसी से, तो यहाँ पे जब नाम ट्रांसफ़र होता है, राइट, जो रजिस्ट्रेशन जो ट्रांसफ़र होता है उसके लिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. आपको किसी लाइक RTO जाने की ज़रूरत नहीं. तो RTO में ओनर को जाने की ज़रूरत नहीं होता है. आप जब गाड़ी लेते हो उसका कुछ फॉर्म्स होता है, वो फॉर्म्स बस आपको फिलअप करना पड़ेगा. एंड ओनर के पास एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को ओनर को साइन करना होता है. बस सही है. वो लेके आप चले जाओगे किसी भी लोकल जो भी यहाँ पे RTO है, जैसे एक्सेस नोवा स्कोशिया हो गया, सर्विस ओंटारियो हो गया, या फिर जहाँ पे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है, राइट. आप वहाँ पे चले जाओगे और वहाँ पे 10-15 मिनट में काम हो जाता है. यहाँ पे किसी एजेंट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है. जैसे इंडिया में होता है कि RTO में कोई भी काम करने जाओ तो वहाँ पे एजेंट को पकड़ना होता है. यहाँ पे ऐसा बिल्कुल सिस्टम नहीं है. यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई एजेंट कुछ नहीं है. आप डायरेक्ट जाओगे, आप ऑनलाइन में भी रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट चले जा सकते हो. वॉक इन सर्विस होता है बेसिकली. आप जाके वहाँ पे आपको क्यू में जाना पड़ेगा एंड क्यू में जो भी आपका नंबर आएगा उस नंबर की जैसे आपका हो जाएगा. एंड यहाँ पे लोग लाइक ये जो सर्विसेज है बहुत एफिशिएंट है और मैक्सिमम आधा घंटे से 1.5 घंटे लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट. तो आप अगर गाड़ी लेते हो, कोई भी अगर सेकेंड हैंड गाड़ी भी अगर लेते हो, देन दैट इज़ ऑल्सो ओके. आपको ज़्यादा लाइक RTO में सबको जाने की ज़रूरत नहीं है, ओनर को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. तो इसके बाद क्या है कि यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप गैस लोगे, राइट, गाड़ी लेने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, आप गैस स्टेशन जाओगे, मतलब पेट्रोल पंप जाओगे. यहाँ पे पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन बोला जाता है. कीप इन माइंड, ओके. पेट्रोल पंप कहाँ पे नहीं है. अगर आपको जानना है कि कहाँ पे पेट्रोल पंप है, आपको पूछना है कहाँ पे गैस स्टेशन है. यहाँ पे गैस स्टेशन बोला जाता है. और यहाँ पे गैस स्टेशन में आपके गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए कोई एम्प्लॉय नहीं होगा या कोई आपको पेट्रोल नहीं भर के देगा, जैसे इंडिया में होता है, राइट. एक बंदा होता है लाइक आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, वो आपको पूछेगा कितने का लोगे, 100 का लोगे, 200 का पेट्रोल, 300 का पेट्रोल, जो भी है. बाइक में स्पेशली मैं बोलता हूँ, लोग ऐसे करते हैं, राइट. और वो बंदा भर देता है. यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है. आप गैस स्टेशन खुद जाओगे, जाके वहाँ पे मशीन होता है, कार्ड मशीन होता है, वहाँ पे बाइक कार्ड यू कैन पे और एल्स यू कैन लाइक फिल योर टैंक. पूरा फिल करने के बाद आप अंदर जाके पैसा पे कर सकते हो. मतलब यहाँ पे वो आप प्रीपेड भी कर सकते हो, मतलब पहले पेमेंट करके आप गैस ले सकते हो, या पहले पूरा गैस भर के आप काउंटर में जाके आप पेमेंट कर सकते हो. और यहाँ पे खुद को करना होता है, ठीक है. आपको खुद को नोजल उठा के आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा पेट्रोल लेना है. यहाँ पे पेट्रोल का 3 वेरिएंट होता है, 87, 89 एंड 91, ठीक है. जैसे हम लोग के वहाँ पे प्रीमियम होता है, एक होता है लाइक नॉर्मल जो रेगुलर पेट्रोल होता है, और एक होता है प्रीमियम पेट्रोल, राइट, जिसमें 1-2 रुपये ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे भी वैसे सेम कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे बस 3 तरीके का होता है. एक होता है रेगुलर जो होता है, दैट इज़ 89 आई गेस, 89 और 87% इथेनॉल है उसके अंदर. उसके बाद 91 है या 93 ऐसा है, लाइक 3 पार्ट है, 87, 89, 91, राइट. तो आपको वहाँ पे दबाना होता है कि कौन सा पेट्रोल आप लोगे. मैं जैसे मतलब मैक्सिमम लोग 87 ही लेता है, मतलब जो रेगुलर जो गैसोलीन होता है वही लेता है. कुछ गाड़ी या कुछ कार मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है कि आपको उसमें प्रीमियम पेट्रोल ही डालना है.
तो इन दैट केस आपको प्रीमियम डालना पड़ेगा, जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा प्राइस, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन फिल विथ रेगुलर। ठीक है, तो आपने गैस ले लिया। अच्छा, और एक बात है, आपका आप ऑब्वियसली आप गाड़ी लेने से पहले यहाँ पे इंश्योरेंस मैंडेटरी है। आप सेकेंड हैंड गाड़ी लो, फर्स्ट हैंड गाड़ी लो, जो भी गाड़ी लो, पहले आपको इंश्योरेंस करवाना होता है। और यहाँ पे इंश्योरेंस जो होता है वो ईयरली नहीं होता है, वो मंथली होता है। ठीक है, आपको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आपको हर मंथ में पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे इंश्योरेंस थोड़ा सा कॉस्टली होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लाइक नो, अगर आपके गाड़ी का एक्सीडेंट होता है बाई एनी चांस, लाइक नो, यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर लेबर इज सो डैम एक्सपेंसिव। यहाँ पे चीप में मैकेनिक नहीं मिलता कि कोई आपके गाड़ी 1000, 2000, 5000 में आपका गाड़ी ठीक कर देगा, या आपके गाड़ी में कुछ डेंट हो गया, आप लोकल शॉप जाओगे, वहाँ पे थोड़ा सा पैसा देकर आप ठीक कर लोगे। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो भी करने जाओ, एवरीथिंग इज़ डैम एक्सपेंसिव। तो उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से इंश्योरेंस भी बहुत कॉस्टली होता है। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है वो मिनिमम $1 मिलियन आपको लेना ही पड़ता है। मतलब आपके एक्सीडेंट के वजह से किसी और को अगर जो भी नुकसान होता है वो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करता है, राइट। उसका जो लिमिट है मिनिमम $1 मिलियन लेना होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, आपका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो मंथली प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इसमें भी बहुत सारा फैक्टर्स है। अगर आप न्यू कॉमर्स हो, आपका बहुत ज़्यादा आएगा आपका जो इंश्योरेंस है। और धीरे धीरे आपका जितना दिन जाएगा, आपका यहाँ पे जितना ड्राइविंग हिस्ट्री अच्छा होगा, उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस थोड़ा सा कम होगा। तो इंश्योरेंस के ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दिया। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप जो भी गाड़ी लोगे यहाँ पे 90% कार ऑटोमेटिक होता है। तो मतलब आपको मैनुअल गिफ्ट में, मतलब मैनुअल जो शिफ्ट होता है, राइट, मैनुअल गियर जो कार होता है वो यहाँ पे बहुत ही कम मिलता है। और मिलता भी है तो उसका प्राइस काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को आदत नहीं है मैनुअल कार ड्राइव करना। कुछ लोग करते हैं, जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, या जो लोग थोड़ा सा इनको गाड़ी ड्राइविंग करने का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जो लोग होता है, वो लोग शायद मैनुअल कार ड्राइव करते हैं, लेकिन उसका नंबर काफ़ी कम है। और मैनुअल कार आप कोशिश कीजिए ना लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल कार का जो रीसेल वैल्यू है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, कोई भी ब्रांड ले लो आप, मैनुअल कार का रीसेल वैल्यू काफ़ी कम होता है, और ऑटोमेटिक कार का रीसेल वैल्यू भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे 90% आपको ऑटोमेटिक कार मिलेगा। और अगर आप नया गाड़ी लो, पुराना गाड़ी लो, जो भी लो, जहाँ से भी लो, आप देख के लेना कि वो ऑटोमेटिक हो। क्योंकि कभी कभी अगर आप पुराना गाड़ी लेने जाते हो तो कभी कभी किसी ऐड में लोग मेंशन नहीं करते हैं कि दैट इज़ अ मैनुअल कार। और उसमें क्या होता है कि उसमें प्राइस काफ़ी कम होता है और लोग एक्साइटेड होकर ले लेते हैं। और जब आप लेने जाते हो तो जाके आपको पता चलता है कि दैट्स अ मैनुअल कार, राइट। तो उस टाइम पे लोग अपना मन बना लेता है कि इतना कम में मिल रहा है, चलो भाई ले लो, तो लोग ले लेते हैं, लेकिन बाद में आके पछताना पड़ता है। तो वो मत कीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो सब ऑटोमेटिक कार होता है। एंड लास्ट टिप्स, आप कोई भी गाड़ी लो, कोई भी गाड़ी ड्राइव करो, दो चीज़ ध्यान में रखो। आप इंडिया से यहाँ पे आने से पहले, या अपने देश से यहाँ पे आने से पहले, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप वो लेके आओ, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी आप यहाँ पे लेके आओ। क्योंकि यहाँ पे आप उस ड्राइविंग लाइसेंस को देके जब आप नया लाइसेंस लोगे तो आपको वो लाइसेंस जमा कर देना पड़ता है। ठीक है, आपको दे देना पड़ता है, क्योंकि आपके पास एक ही आईडी प्रूफ हो सकता है, या आपके पास एक ही ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है एज पर कनाडा। तो एक डुप्लीकेट कॉपी आप लेके आओ, और साथ में ड्राइविंग का एक एक्सट्रैक्ट होता है, वो आपको आरटीओ में मिल जाएगा। इसको बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी आपका हिस्ट्री है, राइट, उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। वो आप एक्सट्रैक्ट लेके आइए, तो यहाँ पे आके आप तुरंत आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ वो एक वेटिंग पीरियड होता है 1 साल का, जो आपको वेट करना पड़ेगा। और जो लोग एक्सपीरियंस ड्राइवर है, जो लोग काफ़ी दिनों से इंडिया में ड्राइव कर रहा है, मैं भी काफ़ी दिनों से इंडिया में ड्राइव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेरा जब 19 साल का उम्र था, तब मैंने मेरा पहला 4 व्हीलर मैंने लिया था। तो आप सोच सकते हो कि मैंने काफ़ी ड्राइव किया इंडिया में, पहाड़ में, सभी जगह पे मैंने ड्राइव किया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आने के बाद गाड़ी जब भी मैं 3 बार आया हूँ कनाडा में, और जब भी गाड़ी लेने से पहले ड्राइविंग स्टार्ट करने से, कनाडा में ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले मैं वो प्राइवेट जो ट्रेनर होते हैं उन लोगों से मैं 2-3 क्लास लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैं किसी ड्राइविंग स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं बस KGG में बहुत ऐड मिलेगा आपको, बहुत सारा प्राइवेट ड्राइवर्स है जो लोग सर्टिफाइड है, वो लोग आपको ट्रेनिंग देता है आधा घंटा 1 घंटे के लिए। मतलब ट्रेनिंग मतलब कुछ नहीं, वो अपना गाड़ी लेके आएगा, वो आपके पास में बैठा होगा और आप उसका गाड़ी ड्राइव करोगे। वो आपको बोलेगा कि लोकल क्या रूल्स है, क्या लॉज है, कैसे आपको क्या फॉलो करना है, ना करना है,
तो वो अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए सही है, क्योंकि इंडिया में हम लोग राइट हैंड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो ड्राइव का जो डिफरेंस है वो काफ़ी डिफरेंस है, राइट। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो लेफ्ट लेन को हम लोग राइट मानते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट लेन को लोग राइट मानते हैं, राइट। तो वो पहले थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, तो इसलिए 2-3 क्लास लेके गाड़ी ड्राइव करना ही सेफ है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत हाई स्पीड में चलता है दोस्तों। इंडिया ऐसा नहीं है कि 20-30 के एवरेज पे लोग ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे लोकल स्ट्रीट पे भी लोग 60-70 पे ड्राइव करते हैं गाड़ी, तो बहुत स्पीड पे चलता है। तो अगर कुछ इम्पैक्ट होता है, सोचने से पहले टाइम बिल्कुल कम मिलता है। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, नो मैटर हाउ मच एक्सपर्ट यू आर। आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे ड्राइव करने से पहले 1-2 क्लास आप ले लेना किसी भी प्राइवेट ट्रेनर से। वो $30, $40, $45 पर आवर चार्ज करता है। तो 2 दिन ड्राइव करोगे तो $90 हार्डली यू आर गोइंग टू पे, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, सो दैट्स इट। दीज आर द फ्यू फैक्ट्स एंड फ्यू टिप्स कनाडा में आके गाड़ी ड्राइव करना या गाड़ी लेने से पहले जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को, आप लोग मुझे पूछ सकते हो। कुछ भी आप लोग जानना चाहते हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। और अगर ऐसा छोटा छोटा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्राइब करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।